हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। अब ये पार्ट 3 होने जा रहा है गेस पेपर का। मैं जानबूझ के वांटेडली थोड़ा सा साइज छोटा कर दे रहा हूं वीडियोज का, क्योंकि एक साथ अगर आपको पता चला कि 2 घंटे का पेपर डिस्कशन चला है तो बच्चा थोड़ा देखने में बोलता है कि नहीं यार बाद में देखेंगे, तो इसलिए उसको पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। तो जैसे कि फर्स्ट 2 पार्ट आपने देखे होंगे तो आपको मजा आया होगा, आई होप सो। कमेंट में बिल्कुल लिखिए कि आपको क्या लगता है कि कैसे वीडियो जा रहे और आपको क्या लगता है कि कुछ मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सारी चीजें बताओ। और इसके साथ ये बात मैं बार बार हर वीडियो में मेरी बताता हूं कि अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है और लातूर से बिलोंग करता है तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अपना ओम साई मैथ्स ट्यूटोरियल नाम से ऑफलाइन क्लास है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वहां पे ऑफलाइन में आएंगे तो पूरी पिक्चर देखने मिलेगी साल भर। ओके, बढ़ते आगे सेक्शन सी के डिस्कशन में, जो कि होने वाले 3 मार्क्स के क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों ये देखो, ये है आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15। ओके, और ये थ्योरम जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो थ्योरम है जो कि वेक्टर से बिलोंग करता है, आपको पता है ये थ्योरम इसके पहले 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। काफी सालों से ये सवाल नहीं आया हुआ है, इसलिए मुझे ज्यादा चांस लग रहा है कि इस बार 3 मार्क्स के लिए आएगा। चलो बनाते इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे आप बना सकते हो कि बात हो रही है सर्कल की, तो देखो एक सर्कल मैंने एज्यूम कर दिया। ओके, एंगल सबटेंडेड, ये तो प्रॉपर्टी आप क्लास 9th में पढ़ते हो, बस उसे प्रूव करना है यूजिंग वेक्टर मेथड। ये उसका आप मान लीजिए कि ये उसका सेंटर है। हाँ, एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। मतलब आपको क्या करना है, ये सेमी सर्कल है, ए बी मान लेते हैं, तो ये वेक्टर ए बार मान लेते हैं, ये वेक्टर बी बार मान लेते हैं, और इसने जो ये बनाया तो इसको आपको राइट एंगल प्रूव करना। हाँ, अगर मैं इसका क्या प्रूव करना है, तो मुझे ये एंगल राइट एंगल प्रूव करना है, यानी कि मुझे प्रूव करना रहेगा, देखो इसको जोड़ देते हैं, मुझे प्रूव करना रहेगा कि एपी बार परपेंडिकुलर टू बीपी बार, दैट इज मुझे इन दोनों का डॉट जीरो दिखाना पड़ेगा। इन दोनों का डॉट जीरो दिखाना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना। अगर मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, मैं 90 मैंने लिया है, लेकिन आप शुरू में मत लीजिए, लेकिन ये 90 प्रूव करना है, होता भी है तो 90 मुझे प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो एपी बार और बीपी बार का डॉट मुझे जीरो दिखाना है। यहां पे अब देखो, यहां से मेरा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, यहां से मेरा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। यहां अगर आप देख पा रहे होंगे, यहां अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो आपको दिख रहा है कि मॉड ए बार और मॉड बी बार सेम होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए ए बार को हम लिखेंगे माइनस बी बार, ए बार को क्या लिखेंगे, माइनस बी बार। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे होता ना नेगेटिव वेक्टर्स। अब आगे जो प्रूव करना है उस पे जरा सा हम बात करते हैं, जो प्रूव करना है उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा बाय द वे अगर मैं देखूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं इज इक्वल टू मॉड पी बार तीनों का, क्योंकि ये मान लो कि ये वेक्टर पी बार है, तो तीनों भी तो रेडियस है, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो एपी बार डॉट बीपी बार, इसे मुझे जीरो प्रूव करना है, तो यहां पे क्या होगा, पी बार माइनस ए बार डॉट पी बार माइनस बी बार, ऐसे लिखते हो ना। तो यहां पे क्या हम लिख सकते हैं, पी बार माइनस ए बार डॉट पी बार प्लस ए बार। आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा, इसकी वजह से ये देखो ए बार इक्वल टू कितना है, माइनस बी बार, तो माइनस बी बार को मैंने प्लस ए बार लिखा, सही लिखा है, बराबर।
अब इनका डॉट क्या होता है, इनका डॉट होता है मॉड पी का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर। और आपको यहां दिखा है कि मॉड ए बार और मॉड पी बार क्या है, सेम है, यानी कि मॉड पी बार, और इसे मॉड पी बार लिख सकते क्योंकि दोनों सेम है, तो ये हो गया आपका 0। देयरफॉर एपी बार परपेंडिकुलर टू बीपी बार। बस यही प्रूव करना था, 3 मार्क्स यहां पे मिल गए। अगर मैं इसका स्कीम ऑफ मार्किंग आपको बताऊं तो मैं स्कीम ऑफ मार्किंग ऐसे दूंगा कि आपने फिगर ठीक बनाई, 1 मार्क यहां पे, क्योंकि अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो यहां से स्कीम ऑफ मार्किंग में अच्छे से बता सकता हूं। यहां पे आपका 1 मार्क यहां पे आपको मिल जाएगा अगर फिगर आपने ठीक से, मतलब आप नाम चेंज कर सकते हो लेकिन डायरेक्शन वगैरह ठीक से देख लेना, तो यहां पे आपको 1 मार्क मिलेगा बिल्कुल। और यहां पे आपको 1 मार्क मिलेगा कि आपने ये जो एजम्पशन किया है ना, यहां पे एक 1 मार्क और डेफिनेटली यहां पे एक 1 मार्क। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर मॉडल पेपर बनाने वाले ने स्कीम ऑफ मार्किंग बनाने का सोचा तो ऐसे बनाएगा, क्योंकि मैंने देखा है, काम किया है उसमें, इसलिए उनका दिमाग में जानता हूं कि वो कैसे दिमाग लगाएंगे, ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बढ़ते आगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कि दिख रहा है एओडी से है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सवाल आ रहा है। तो फंक्शन दे रखा है, देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कुछ ऐसे चीजों में, और वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है। आपको पता है कि यहां पे इनइक्वालिटी आएगी ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी आएगी, तो जरूर आपका आंसर इंटरवल फॉर्म में आएगा, क्योंकि जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का सवाल आता है और बोलता है कि एक्स का इंटरवल निकालो, तो हमेशा इंटरवल फॉर्म में आएगा। तो आपको डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है तो एक्स का इंटरवल निकालना है। देखो, तो आपको पता है कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब यहां पे एक चीज नोटिस करना भाई लोग, एक चीज नोटिस करना कि यहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो लेस देन 0 होता है। सिर्फ डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग बोला है तो हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही मानते हैं। हाँ, यहां अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोला होता तो यहां लेस देन और इक्वल टू आता है। सिर्फ डिक्रीजिंग बोला है तो लेस देन का साइन दे दो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोला है तो फिर ऐसे साइन दे दो। आप बुक में पढ़ सकते हो, बुक में पढ़ सकते हो। तो ये सवाल आपके लिए ऐसे चलेगा। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 3 माइनस 1/3x² इंटू 3। देखो सवाल समझ में आ रहा है क्या, 9x², सॉरी, ऐसे 3x का डेरिवेटिव कितना, 3, 1/3x यानी 1/fx, 1/fx का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/fx का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, यानी 3x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा, तो ये बन गया ऐसे कुछ। ओके, तो इसे आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x² माइनस 1/3x² लेस देन 0, तो 9x² माइनस 1 लेस देन 0। यहां पे एक गलती होती है, गलती होने का क्या चांस है, देखो यहां पे एक गलती ऐसे हो सकती है कि आपने, मतलब किसी के साथ भी होता है, इनइक्वालिटी है, मैंने इस 3x² को क्या किया, राइट में भेज दिया, राइट में जाने के बाद ये 0 बना तो निकल गया ना 3x²। लेकिन याद रखो इनइक्वालिटी में ऐसे किसी टर्म को जिसमें वेरिएबल होता है, आप ऐसे ही राइट में लेके नहीं जा सकते हो जब तक कि आपको पता ना हो कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मुझे पता है कि 3x² पॉजिटिव है, तब मैं लेके जा सकता हूं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्वांटिटी निगेटिव होती तो मैं जब इसे इधर लेके गया, जाके मैंने 0 किया ना, तो इनइक्वालिटी चेंज होती। अगर मुझे पता नहीं होता कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो मैं इस चीज को इधर लेके नहीं जा सकता। ये थोड़ा सा माइंड इट। अगर मान लो कि ऐसे होता, मान लो कि सवाल ऐसे होता, तो मैं इस 3x को राइट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, मतलब इनइक्वालिटी के उस पार नहीं लेके जा सकता।
क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 3x पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मतलब जब तक पता नहीं होता तब तक आप नहीं भेज सकते। तो सर क्या करें? तो यहां पे आपको वेविकर मेथड लगानी पड़ेगी। आई होप आपको याद होगी वेविकर मेथड। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तब मैं बिल्कुल लेके जा सकता हूं। ओके, चलो आगे। अब ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर लेस देन 1/9। भाई तब तो बच्चों बच्चों को पता है कि इसका इंटरवल क्या आएगा, कुछ ऐसे इंटरवल आएगा। थोड़ा सा इसे आप इलेबरेट करके लिखो, मतलब थोड़ा डिटेल में लिखो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना भी छोटा छोटा लिख के नहीं बेच सकते क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। थोड़ा सा इसे इलेबरेट करो, मतलब यहाँ डेरिवेटिव वाला थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ा के दिखाओ कि हाँ ये डेरिवेटिव ऐसे होता है। सारी चीजें थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज करो। अब इसको सॉल्यूशन को थोड़ा सा 3 मार्क्स के जैसे अगर बढ़ाना है तो मैं ऐसे भी बढ़ा सकता था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9, फिर ये x माइनस 1/3 x प्लस 1/3 है ना। फिर मैं लाइन दिखाता, फिर लाइन पे -1/3 प्लस 1/3। लेकिन बेटा सालों से जेई पढ़ा रहे तो थोड़ा सा आदत वैसे लगी है। इस तरीके से आपको निगेटिव वाला इंटरवल चाहिए तो ओपन वाला -1/3 से +1/3 ऐसे करोगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा सॉल्यूशन आपका। लेकिन ये सारी चीजें थोड़ा जेई की प्रैक्टिस में ज्यादा आती है तो पता चल जाता है कि यहां से इंटरवल क्या है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रेक करके आप बता सकते हो। ओके, तो ये सॉल्यूशन ऐसा रहा। ओके, तो ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 17 और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सवाल दिख रहा है। इसको शॉर्ट में हमने पीओएस लिखा है। क्या फाइंड करना है कि ये जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताता हूं, जो भी तरीका आपको पसंद आए उसे आप याद रखना। 2 तरीके से इसका सॉल्यूशन बताता हूं। पहला तरीका, पहला तरीका, या फिर आप बोलेंगे मेथड 1। 2 मेथड से इसे सॉल्व करूंगा। और अगर ये सवाल एमसीक्यू के तौर पे आता तब तो मेरे पास और एक बढ़िया सी मेथड थी, उस जिसको आप बोलते 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना। इस सवाल को 10 सेकंड में सॉल्व करने की मेथड है अपने पास, लेकिन एमसीक्यू में। लेकिन यहां बोर्ड में डिस्कशन करना है तो 2 मेथड से इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला मेथड, अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर -2x + 1 -y स्क्वायर = 0। तो ये आपका x -1 का स्क्वायर है, -y स्क्वायर = 0। अब इसको a स्क्वायर - b स्क्वायर लगाएंगे तो x -1 - y बनेगा, x -1 + y बनेगा। अब देखो मैंने मतलब किया क्या है, ये जॉइंट इक्वेशन था, पेयर ऑफ लाइंस का ये जॉइंट इक्वेशन था। मैंने क्या किया, उसके सेपरेट इक्वेशंस निकाल दिए। मुझे क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो मिलेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करता हूं, ये क्या मिली आपको, सेपरेट लाइंस की इक्वेशन मिली। अब इन 2 लाइंस को आपस में सॉल्व करो। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये -y + y विल गेट कैंसल, इट बिकम 2x - 2 = 0 and x = 1. If I put x = 1 here, I am getting y 0. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिला 1,0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिला 1,0। अब देखो यहां पे सेकंड मेथड में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। मेथड 2, जब आपके पास पेयर ऑफ लाइंस का जॉइंट इक्वेशन होता है, जब आपके पास पेयर ऑफ लाइंस का जॉइंट इक्वेशन होता है तो आप पहले क्या करो, इसे कंपेयर करो। कंपेयर करो किसके साथ, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। भाई जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये होता है आपका जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, बराबर। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं तो a कितना मिलता है 1, h कितना 0, b कितना -1।
G कितना -1, F कितना 0, C कितना +1। कंपेयर करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास जॉइंट इक्वेशन होती हो, जॉइंट इक्वेशन होती हो। तो यहां आप वैल्यूज रख दो, HF 0 बनेगा, BG 1 बनेगा, AB -1 बनेगा, H 0 बनेगा, GH 0 बनेगा, AF 0 बनेगा। तो नीचे का तो लिखने का सवाल ही नहीं, वैसे फिर भी आपको आंसर ऐसे मिल जाता है। तो ये दोनों मेथड से आप ये सवाल को कर सकते हो, बोर्ड में दोनों मेथड अलाउड है, ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ। ओके ओके, तो बच्चों अभी देखते हैं अगला सवाल। ये अपना सेक्शन सी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि आपको सीधा दिख रहा है कि लाइन एंड प्लेन से क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है। तो लाइन एंड प्लेन से क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, तो पूछा क्या है, तो कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है बच्चों। कार्टेशियन इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास होता हो और इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर हो, बराबर। यानी आप ऐसे समझो कि आपको ऐसे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन में बोलता हूं, इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन यल, जिसका लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, लाइन यल बोलेंगे हम इसे। और ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट A 2 1 -3, और ये लाइन इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है ना। तो ये कुछ ऐसे सीन दिख रहा है, तो आपको ये कुछ ऐसे सीन दिख रहा है, तो मान सकते कि ये वेक्टर B बार है और ये वेक्टर C बार है। ऑफ कोर्स आपको फिर इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो पैरेलल टू लाइन, इसके लाइन पैरेलल होगा, बराबर। क्योंकि B क्रॉस C ये वेक्टर B, इन दोनों का क्रॉस वेक्टर ऐसे इस डायरेक्शन में होगा ना, खड़े डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, और उसे पैरेलल होगा। अब लाइन का इक्वेशन याद करो, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार इक्वल टू, मैं वेक्टर इक्वेशन ले रहा हूं, जबकि हमें पूछा गया है कार्टेशियन इक्वेशन, तो अपन क्या करेंगे, पहले वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार क्रॉस सी बार। अब बोलेंगे सर लाइन का इक्वेशन तो इस तरीके का होता है ना, लाइन का वेक्टर इक्वेशन तो इस तरीके का होता है, लेकिन ये इक्वेशन में बी बार क्या होता है, बी बार होता है वेक्टर पैरेलल टू लाइन, लेकिन यहां पैरेलल टू लाइन वेक्टर कौन सा है, बी क्रॉस सी, इसलिए मैंने इस तरीके से लिया हुआ। तो आर बार इक्वल टू ए बार, ए बार यानी क्या होता है, लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्बडा इंटू बी क्रॉस सी। देखो अब यहां पे हमने बी क्रॉस सी अभी निकाला नहीं, चलो बी क्रॉस सी निकाल लेते। बी क्रॉस सी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लगाना होगा डिटर्मिनेंट, बराबर। आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 और इसका 1 2 -1। आई होप आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते हो। तो -1 -2 कितना होगा, -3 आई कैप, जे कैप के टाइम -1 -1 -2, और इसका एक माइनस होता है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चलता रहता है ना। तो देखो -1 -1 -2 और ये माइनस, ये बन गया +2 जे कैप, के कैप के लिए कितना 2 -1 1, तो ये बन गया प्लस के कैप। ओके, तो ये आपका वेक्टर इस तरीके से आपको दिखेगा कुछ ऐसे। अब इसके बाद ये तो बन गया आपका वेक्टर इक्वेशन, लेकिन आपको फाइंड करना है कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन हम इसी से बना सकते हैं वेरी इजीली। देखो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगा, x - 2 अपॉन -3, y - 1 अपॉन 2 एंड z + 3 अपॉन 1। तो ऐसे बनना चाहिए आपका कार्टेशियन इक्वेशन। सर ये आंसर क्रॉस चेक करना है, हमें क्रॉस चेक करना है, तो उसका भी मेथड बता देता हूं। सिंपल मेथड होता है क्रॉस चेक करने के लिए, आपको क्या करना रहेगा, ये जो पॉइंट है 2 1 -3, क्या इसको सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्रॉस चेक भी ऐसे भी कर सकते हो आप, क्या आपका आंसर सही बना है कि नहीं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 18।
इस सेक्शन सी का। ओके, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों अभी ये सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है। एक इंडेफिनाइट पे दिख रहा है और एक दिख रहा है आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे। ओके, स्टार्ट करते हैं इसे। तो जैसे कि यहां पे दिख रहा है मुझे कि बेटा ई पावर की टर्म में है। देखो मैं एक आपको चीज बताता हूं, जब आप इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का प्रिपरेशन करते हो तो मैक्सिमम टाइम जब आपके एक्सप्रेशन में ई का टर्म आता है इनटू में, ध्यान से सुनना मेरी बात, ई का टर्म आता है इनटू में, तो मैक्सिमम टाइम मतलब 99% केसेस में आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में जाता है, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। और आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ई पावर एफ एक्स होता है ना, प्लस सी तो लगा दोगे। तो मैक्सिमम टाइम मैं बोल रहा हूं 99% केसेस में इस फॉर्मूला में सवाल आपका जाएगा, क्योंकि ये बाय पार्ट्स का वेल नोन फॉर्मूला है, आपको पता है। तो ये सवाल इस फॉर्म में जाता है। लेकिन जब आप इसे लगाते हो तो ध्यान में रखना कि ई की पावर यक्स होनी चाहिए, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। लेकिन पहली चीज आप इसे ऐसे भी आप लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ई की पावर में या तो यक्स होना चाहिए अगर वेरिएबल यक्स चल रहा है आपका, या फिर टी होना चाहिए। तो यहां पे ई की पावर में कौन है, ई की पावर में है साइन इनवर्स एक्स। तो यहीं से पता चलता है कि आपको साइन इनवर्स एक्स को टी लेना पड़ेगा। पहला हिंट यहीं से मिला, क्योंकि आगे चल के सवाल मेरा इस फॉर्म में चला जाएगा, बराबर। तो हमें यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, हमें यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, और आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि इसे इस फॉर्म में लेके जाए, इसे इस फॉर्म में लेके जा सकते हो, बराबर। क्योंकि इसका रिजल्ट आपको पता है, ये आता है ई पावर टी इंटू एफ टी। तो इसमें लेके जाने के लिए यहां आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लगाया तो यहां पे एक्स इक्वल टू क्या बना, साइन टी बना सर। अब आप जब इंडेफिनेट में इंटीग्रेट कर सब्स्टिट्यूशन करते हो तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, विथ रिस्पेक्ट टू यक्स डिफरेंशिएशन करता हूं तो लेफ्ट में 1 आएगा, वैसे 1 आएगा, और साइन टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्स ये आएगा कॉस टी dt बाय dx। तो अपॉन का dx में इधर लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर क्या रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, बस इसका अपॉन का dx मैंने इधर लिखा है, क्योंकि मुझे इसके बदले में भी t के फॉर्म में लिखना चाहिए। तो फिर इंटीग्रेशन i ये बना e पावर t इन ब्रैकेट x क्या है, x है साइन t, प्लस इस x की जगह अगर मैं साइन t लिखता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t बनता है, मतलब ये आपका cos t बनेगा। और नीचे क्या बनेगा, नीचे भी तो cos t बनेगा, नीचे भी तो cos t बनेगा, और dt के dx के बदले क्या रहेगा, cos t dt। तो ये cos t और ये cos t कैंसल, तो i इक्वल टू ई पावर t इंटू साइन टी प्लस कॉस टी dt। आपको दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये है ना। अगर मैं इसे एफ ऑफ टी मानता हूं तो आपको दिख रहा है कि ये एफ डैश टी है। तो ये फॉर्म में चला गया ना सवाल, इस फॉर्म में चला गया, मतलब कि ई पावर टी इंटू साइन टी आपका जवाब होगा। लेकिन फाइनल स्टेप में आपको इसको यक्स में रिप्लेस करना है, तो ई पावर टी यानी ई पावर साइन इनवर्स यक्स, और साइन टी देखो साइन टी कितना है यक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होना चाहिए। और यहां पे स्कीम ऑफ मार्किंग अगर मैं लगाऊं तो ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया हुआ है यहां आपको मिलना चाहिए 1 मार्क, स्कीम ऑफ मार्किंग में यहां आपका 1 मार्क मिलना चाहिए। फिर आपने ये जो स्टेप किया यहां आपका 1 मार्क मिलना चाहिए। और जो आपने, हाँ और एक चीज, कभी कभी बच्चा गलती क्या करता है कि आंसर टी की फॉर्म में रख देता है, नहीं, फाइनल आंसर यक्स की फॉर्म में लेना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल कौन सा है, यक्स आपका वेरिएबल है, तो फाइनल आंसर आपका यक्स में आना चाहिए। तो इस स्टेप को आपको 1 मार्क मिलेंगे। ऐसे 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में हो जाएगा। ओके, अगला सवाल 0 टू पाई बाय 2, दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है पूरा, 0 टू पाई बाय 2 कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब यहां पे आपका दिमाग चलाओ,
आपके दिमाग में ऐसा थॉट आ सकता है कि सर क्यों ना अपन इसे ऐसे लिखे 0 to π/2 cos क्यूब x इंटू 1, क्योंकि कई बार होता है ना cos क्यूब x इंटू 1, फिर सर हम लाइट के अकॉर्डिंग बाय पार्ट्स हम लगा सकते हैं यहां पे, लेकिन उस केस में बिल्कुल मत जाइए, बाय पार्ट से क्वेश्चन बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। अच्छा सर 0 to π/2 लिमिट है, आमतौर पे मैक्सिमम केसेस में क्या करते हो आप, किंग्स रूल लगाते हो ना, यानी x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना, तो ये बनेगा साइन क्यूब x, फिर ऐड वगैरह करते हो, वो भी चीज यहाँ पे मतलब काम आ सकती है आगे आगे चल के, वो साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x बनेगा, फिर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्रॉपर्टी लगा के कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन उससे भी आसान तरीके से ये सॉल्व करके मैं दिखाने वाला हूं आपको, उससे भी आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो सिंपल सा आपको यहां पे ध्यान देना है कि आपको cos 3x का फॉर्मूला पता है, वैसे cos क्यूब x का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो हम इसे ऐसे फॉर्म में लेके जाएंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। cos क्यूब x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो cos 3x का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहां से cos क्यूब x को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 3x प्लस 3 cos x होल डिवाइडेड बाय 4, ये लिख लो। तो I इक्वल टू ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर आपने यहां पे किंग्स रूल लगाया तो भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि फायदा होगा आपका। चलो तो I इक्वल टू, अब आपको सबका इंटीग्रेशन पता है, 1/4 बाहर लेंगे, cos 3x का इंटीग्रेशन आपका आएगा sin 3x अपॉन 3, और यहां पे cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x, और आपकी लिमिट क्या चल रही है 0 to π/2। पहले लगाएंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाएंगे cos 3π/2 बनेगा ना, cos 3π/2 -1 होता है, तो -1/3, और sin π/2 1 होता है, तो ये बन गया 3, माइनस लोअर लिमिट sin 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, तो लोअर लिमिट तो पूरी तरीके से 0 बन गई, 1/4 इंटू 3 3 9 माइनस 1 कितना 8, तो ये 8 अपॉन कितना बन रहा है 3, तो ये 2 जा, और आपका आंसर क्या बना 2/3। तो इस तरीके से आपको cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करना रहेगा, जो कि आता है आपका 2/3 बराबर। वापस से बोल रहा हूं, इसको करने का अलग तरीका हो सकता है, मैंने बस मुझे जो समझ में आया यहां के यहां सॉल्व हो रहा था, बस उस तरीके से करना होता है। यही सवाल अगर sin क्यूब x होता तो मैं sin क्यूब x का sin 3x फॉर्मूला से एक्सप्रेशन डिराइव करके लेता और सॉल्व करता। ओके चलो, तो ये नोट डाउन करना है आपको, और 3 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट है ना, इतना सॉल्यूशन 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आप सब कुछ तो एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। या फिर आप यहां पे एक स्टेप बढ़ा सकते हो, आप बोलोगे वी नो दैट cos 3x, मैंने जो अभी कैलकुलेशन करके दिखाई ना, आपको यहां करके दिखानी पड़ेगी, वी नो दैट cos 3x इक्वल टू सो ऑन, देयरफॉर cos क्यूब x कैन बी रिटन एज, फिर ये स्टेप लेना, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है। सो बच्चों देखो, ये सवाल है सेक्शन सी का क्वेश्चन 21, जो कि मैथमेटिकल लॉजिक पे दिख रहा है, बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर स्टेटमेंट पैटर्न, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी में से कौन है। टोटोलॉजी क्या होता है, इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, इसके ट्रूथ टेबल का लास्ट कॉलम अगर सारे टी का होगा, सब कुछ टी होगा तो टोटोलॉजी, लास्ट कॉलम अगर पूरे एफ का होगा, सब जगह पे एफ होगा लास्ट कॉलम में, तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर टी एफ मिक्स होके आएगा लास्ट कॉलम में तो कंटिजेंसी। ओके, तो बनाते इसका टेबल, तो P और ये Q, यहां पे P इंप्लाइज Q, और यहां पे स्कीम ऑफ मार्किंग याद रखना, एंड में बताऊंगा कि 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है इस सवाल में। P इंप्लाइज Q की जरूरत पड़ने वाली है, फिर निगेशन P की जरूरत पड़ने वाली है, निगेशन P और Q की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसे अगर आप A बोलोगे और इसे आप B बोलोगे, तो एड में आपको A इफ एंड ओनली इफ B की जरूरत पड़ने वाली है। आपको पता है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू होती है TTFF,
और इसकी ट्रूथ वैल्यू होती है TF। इंप्लीकेशन में क्या होता है, अगर T इंप्लाइज F है तो F बाकी सब कुछ T, तो T इंप्लाइज F होता है तो F बाकी सब कुछ T। लिख लिया। निगेशन P यानी इसका निगेशन, तो इसका निगेशन होगा FF इसका निगेशन क्या होगा, FF। अब इसका और Q के साथ, इसका और Q के साथ मतलब इन दो, ये कॉलम और ये कॉलम में क्या है, और लगाना है। और में क्या होता है, TTT बाकी सब F, सॉरी FF बाकी सब T, FF बाकी सब T और में, तो TF T हुआ, FF हुआ, TT T हुआ, FT T हुआ, और में क्या होता है FF बाकी सब T। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, इफ एंड ओनली इफ लगाना है, यानी डबल इंप्लीकेशन लगाना है। बाय कंडीशनल, डबल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ एक ही बात है। तो देखो इफ एंड ओनली इफ लगाते टाइम क्या होता है कि इफ एंड ओनली इफ में दोनों एंट्री सेम है, इनपुट अगर दोनों सेम है तो टी आता है, इनपुट अलग अलग है तो एफ आता है। तो दोनों सेम है क्या, जी हां सेम है तो टी। दोनों सेम है क्या, जी हां सेम है तो टी। दोनों सेम है क्या, जी हां सेम है। दोनों सेम है क्या, जी हां सेम है। तो यहां पे आपको जैसे कि दिख रहा है कि लास्ट कॉलम में सब कुछ क्या दिख रहा है, टीटीटी का खेल दिख रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पैटर्न हुआ टोटोलॉजी। यहां आपको ये लिखना चाहिए, सिंस ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम, all entries of last column are T, hence given statement pattern is tautology, hence given statement pattern is tautology। तो मैं बात कर रहा था स्कीम ऑफ मार्किंग का, तो बेटा ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा है ना, इसको अलग से 1 मार्क होगा। आपको ऐसे नहीं करना है कि बस टेबल बनाया, एग्जामिनर समझ जाएगा, पेपर चेकर समझ जाएगा कि ऑल टी है तो टोटोलॉजी है, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे, आपको पेपर लिखना होता है कि सब लिखने वाला, जो पेपर चेक करने वाला है ना, उसको आप सिखा रहे हो, ऐसे पेपर को लिखना है, आप सिखा रहे हो। तो ये कंक्लूजन को अलग से 1 मार्क होता है, ये नोटिस करना है आपको। और बाकी के 2 मार्क तो अलग स्टेप वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लेकिन इसको एक अलग से 1 मार्क डेडिकेटेड होगा। तो ये मत भूलना कभी, ये कंक्लूजन आपको हर सवाल में, ऐसे सवालों में लिखना होता है, उसको अलग से मार्क क्रेडिट होगा। ओके, तो ये रहा। ओके, तो बच्चों अभी स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। जैसे कि दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है के की फॉर्म में, और आपको ये 3 केसेस का आंसर फाइंड करना है। तो यहां स्कीम ऑफ मार्किंग क्लियर है। स्कीम ऑफ मार्किंग हर केस को 1 मार्क, हर केस को 1 मार्क मिलने वाला है। तो सर के कैसे फाइंड करें, आप याद रखना है, किसी भी ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको पता होगा कि जो सारी प्रोबेबिलिटीज होती है उनका सम होता है 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए, 1 होना है, 1 होना ही चाहिए, तभी तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे या पीएमएफ कहेंगे। यहां पीएमएफ वर्ड यूज नहीं किया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन टेबल आपको जैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखे तो आपको सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 लेना होता है। तो यहां पे सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 लेना है, तो 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 3k प्लस k इज इक्वल टू 1। तो ये 4 और 2 6 और 1 7, तो ये बन गया 7k इज इक्वल टू, ये बन गया आपका, नहीं 3 और 2 5 और 2 7, हाँ सही है, 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 3k प्लस k, हाँ 7k। तो k इक्वल टू आपका आना चाहिए 0.9 अपॉन 7। तो यहां पे आपका 9 अपॉन 70 आप ऐसे लिख सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंटली, कभी कभी k 2 आती वैल्यू, देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए होगी कि k की वैल्यू 2 आती होंगी, तो उसमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी
जीरो से छोटे नहीं होती, वन से बड़े नहीं होती। अगर कोई वैल्यू 0 to 1 के बाहर है, 0 to 1 इंटरवल के, तो उसे आपको आप नहीं ले सकते 0 to 1 में। तो ये आपका 9/70 आपका के का वैल्यू यहां पे आता हुआ आपको दिख रहा होगा, राइट। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको ये फाइंड क्या करना है। तो फर्स्ट केस तो हो गया ना सॉल्व, यहां पे आपको 1 मार्क मिलेगा। अब सेकंड केस में आपको निकालना है P ऑफ यक्स लेस देन 2। P ऑफ यक्स लेस देन 2 का मतलब हुआ P ऑफ 0 और P ऑफ 1। तो P ऑफ 0 कितना है, 1/10। P ऑफ 0 कितना है, 0.1 लिखने से अच्छा है कि मैं उसको 1/10 लिखूं, बराबर। ओके, यहां पे के अगर थोड़ा अच्छा मिलता तो मजा आता ना, लेकिन ये थोड़ा अजीब, 9/70 क्या ही कर सकते। प्लस P ऑफ 1 बराबर, P ऑफ 1 यानी कितना है, के कितना है, 9/70। तो ये आपका 70 में एलसीएम लेता हूं तो यहां 7 और यहां आएगा 9, तो ये 16/70 यानी 8/35 आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बराबर। 8/35 ऐसे केस में आप लिख सकते हो। अब थर्ड केस सुनो। अब यहां आपका थर्ड केस क्या है, यहां आपका थर्ड केस है P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि P ऑफ 3, P ऑफ 4, बस इतना ही। तो P ऑफ 3 कितना, 3k, k कितना है, 9/70, मतलब ये कितना हो गया 27/70। प्लस P ऑफ 4 कितना है, k कितना है, 9/70। तो डिनोमिनेटर आपका 70 कॉमन है, तो 27 प्लस 9 ये आपका बनेगा 36। आप इसे काट के 18/35 ऐसे आप लिख सकते हो। 2 से अगर उसको आपको रिड्यूस करना है तो ऐसे आप रिड्यूस कर सकते हो। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक आसान सा सवाल हमने यहां पे सॉल्व कर दिया। सबसे पहले तो हमने सारी प्रोबेबिलिटी की सम क्या ली, 1 ली, 1 होती है, ली नहीं होती है। तो ये 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 के 0.1 को राइट में शिफ्ट किया, 1 माइनस 0.1 यानी ये बन गया आपका 0.9। तो 0.9 अपॉन 7, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा। फिर उस हिसाब से हमने आगे सॉल्व किया हुआ है सवाल को, ठीक है। ओके बच्चों, यहां पे देखो क्वेश्चन 23। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस लेसन से बिलोंग करता है। कमेंट में एक बार यहां वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन किस लेसन को बिलोंग करता है। क्वेश्चन को पढ़ते, 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को एक साथ फेंका हुआ, यक्स दिखा रहा है नंबर ऑफ हेड्स। तो भाई यक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3, ऐसे समझो कि एक कॉइन 3 बार फेंका है, या 3 कॉइन एक साथ फेंकना और एक कॉइन 3 बार फेंकना एक ही बात होती है। तो यक्स क्या होगा, यक्स है नंबर ऑफ हेड्स, या तो तीनों में कोई हेड नहीं आएगा, मतलब यक्स कैन बी 0। तीनों में एग्जैक्टली एक हेड आएगा, यक्स कैन बी 1। तीनों में एग्जैक्टली 2 जगह पे हेड होगा, यक्स कैन बी 2। तीनों के तीनों हेड है, यक्स कैन बी 3। तो यक्स की वैल्यू 0 1 2 3, यक्स की वैल्यू पता चल गई। और आपको ई ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स निकालना। तो यहां पे ये सवाल आपका जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है यहां पे, सर अगर हम इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन समझ के फिर हमने ई ऑफ एक्स को एनपी लिया और वी ऑफ एक्स को एनपी क्यू लिया, बराबर। तो क्या यह सवाल इस तरीके से किया जा सकता है। देखो अब यन क्या लोगे आप, यन होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली बोला है, तो हो सकता है कि आप यन को 3 ले ले और इसको आप ले सकते हो 1/2। वी ऑफ एक्स ये आप लोगे 3 1/2 और क्यू भी 1/2, तो ये बन गया आपका 3/2 यानी 0.5। ये बन गया आपका 3 इंटू 1/4 यानी 0.5 का भी हाफ, तो 0.25, बराबर। 0.25 आपका इस सवाल का आंसर आ सकता है। तो क्या यह सवाल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है,
तो बेटा यहां पे मैंने जानबूझ के आपको इसका दिया था। ये सवाल हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब ये सवाल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से भी देखा जा सकता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरीके से भी देखा जा सकता है। अगर आपने इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरीके से देखा तो देखो आपको वैल्यू क्या मिली है, 0.5 और 0.25। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या सर हम इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसके फार्मूला से करेंगे तो सेम आंसर मिलेगा? बिल्कुल सेम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन की दो मेथड आपके साथ शेयर हो गई। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में हम क्या करें? कुछ भी करो भाई, सिलेबस के बाहर का थोड़ी ना है। ये करो या ये करो, अब जो बताऊंगा वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये सवाल आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों से किया जा सकता है। देखो, तो यहां पे आपका ये यक्स रहा और ये आपका पी एक्स रहा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करने लगाऊं, यहां पे वैल्यू 0 1 2 3 है। 0 आने का चांस क्या है? 8 में से 1, 8 में से एक बार होगा ना वो टी वाला। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? अच्छा, तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 ही होगा। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब देखो, एच टी टी, टी एच टी या टी टी एच, तो 3/8 और इसका भी 3/8। तो ये आपका, अच्छा आपका टेबल सही है कि गलत है तो वो पहचानना है तो आपको क्या करना होता है? सिंपल तरीका है आपका, ये जो टेबल बना ये सही बना कि गलत बना, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करके देख लो, 1 आना चाहिए। अगर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है तो आपका टेबल करेक्ट है, बराबर। तो ये आपका टेबल बना। अब फर्स्ट ई ऑफ एक्स समेशन एक्स आई पी आई ये होता है। तो समेशन एक्स आई पी आई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 3/8 और समेशन है मतलब इनके बीच में सम लगा दो। इन दोनों का प्रोडक्ट 6/8 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 3/8। तो बेटा ये देखो 6 और 3 3 और 3 6, 6 और 3 12, 12/8, 4 से करेंगे 3/2 0.5। यही आंसर बना था जब हमने इसे सॉल्व किया था बायनोमियल से। तो अगर ये सवाल सीईटी में आता था तो मैं ये मेथड बताता भी नहीं आपको, सीधा बोलता कि बायनोमियल से करो। हाँ, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए बनाया? जब आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो बायनोमियल लगाते हो ना, तो यहां 3 कॉइन बायनोमियल से भी कर सकते। यहां अगर सवाल ऐसे होता कि 10 कॉइन टॉस किए, 10 कॉइन, तो फिर ये करना मुश्किल था। क्या करोगे? यक्स की वैल्यू 0 से लेके 10 तक लोगे? नहीं, तो उस केस में आपको बायनोमियल से ही करना है। जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो बायनोमियल का सवाल होता है, माइंड इट। वीएक्स क्या होता है? समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई का ब्रैकेट स्क्वायर, ये होता है सर। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, तो इसका सम कितना हो गया? देखो, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई मतलब इसका स्क्वायर इंटू ये, इसका स्क्वायर इंटू ये, ऐसे कुछ करना होगा। तो 0 प्लस 3/8 प्लस इसका स्क्वायर कितना? 4 इंटू दिस, यानी ये बन गया आपका 12/8। इसका स्क्वायर कितना? 9 इंटू दिस प्लस 9/8 माइनस ये कितना है? आप इसे 3/2 ले सकते हो या 0.5 ले सकते हो, आपकी मर्जी में 3/2 से करने वाला हूं। तो यहां पे डिनोमिनेटर 8 से में 12 और ये 3 15, 15 और 9 कितना? 24 और ये 9/4। तो ये 3 माइनस 9/4 बन गया, 4 ये बन गया 3/4 यानी 0.25। बच्चों दोनों मेथड से आप करोगे तो आंसर तो सेम मिलेगा। ये सवाल ऐसे। ओके, तो बच्चों अभी एक आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है 24, मैट्रिसेस से सवाल आ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है, देखना एक बार। इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स यक्स आपको फाइंड करना है और आपको ये वाला इक्वेशन दे रखा है। अब इस सवाल को करने के दो तरीके। देखो, इस सवाल को मैं दो अलग तरीके से करके दिखाता हूं, जो भी आपको पसंद आए एग्जाम में आप फॉलो कर सकते हो। अगर इस टाइप का
सवाल आपके सामने आता है। तो आपको ax इक्वल टू बी दे रखा है, तो आपको 1 2 -1 3 है और ये मैट्रिक्स x है और ये आपका b है। पहला तरीके में आप इस मैट्रिक्स को क्या करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। गलती से भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाओ, क्योंकि ये प्री फैक्टर है, प्री फैक्टर पे रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना होता है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन इस पे करोगे वही इस पे अप्लाई होगा। तो यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1। तो यहां पे 1 2 0 और यहां पे क्या बनेगा 5 इंटू यक्स। आपको पता है कि ये यक्स कौन है, पोस्ट फैक्टर, यक्स से पोस्ट फैक्टर, तो इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होता है। यहां 0 1 और यहां पे 2 और यहां पे 5। अब यहां मुझे 1 लाना होता है, यहां 1 लाना है ना, यहां 1 है 0 है, यहां 1 लाओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाय 5। तो 1 2 0 1 यक्स एज इट इज 0 1 और ये 2/5 और ये 1। ओके, अब यहां आपको 0 लाना है, तो इसके लिए आप क्या करो, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2, ये आप करते हो, है ना। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया इंटू यक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, हाँ। तो ये बन गया आपका -4/5 आई थिंक, और ये 1 - 2 यानी -1 और ये 2/5 और ये +1। देखो, तो इसका मतलब आइडेंटिटी इंटू एक्स क्या होगा, एक्स होगा, और यहां से आप चाहो तो 1/5 कॉमन ले लो। 1/5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1/5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -4, यहाँ पे 2, यहाँ पे -5, यहाँ पे +5। देखो ऐसे मेरा आंसर आ रहा है। इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करें, सही है कि नहीं, सिंपल सा क्रॉस वेरीफाई का मेथड बोल देता हूं। ये 1/5 बाहर रखो, ax इक्वल टू बी आना चाहिए ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना होता है, -4 प्लस कितना, -4 + 4 0, 0/5 0 मैच हो रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -5 + 10, -5 + 10 5 होता है, अपॉन 5 1 होता है, 1 मैच हो रहा है सर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 4 + 6 10, 10/5 2 मैच हो रहा है सर। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 + 15 20 होता है सर, 20/5 4 होता है, मैच हो रहा है। मतलब आपका आंसर पूरी तरीके से करेक्ट है। अनदर मेथड में ax इक्वल टू बी है और x इक्वल टू आप लिख सकते हो a इनवर्स इंटू बी। मतलब a को आपने उधर शिफ्ट किया, या बोलो कि आपने a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। a को उधर भेजना एक्चुअली नहीं होता है, समझने के लिए बोलते हैं अपन वैसा। तो a को उधर भेजा, a इनवर्स इंटू बी हुआ, और x इक्वल टू आपको पता है कि a इनवर्स क्या होता है, a का इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a डायगोनल इंटरचेंज, है ना, नॉन डायगोनल साइन चेंज। अच्छा, यहां पे एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि क्या सर, हम एग्जाम में आपने जो शॉर्टकट लगाई 2 × 2 मैट्रिक्स का, ये शॉर्टकट सभी को पता होता है। क्या होता है शॉर्टकट, बाहर 1 डिटरमिनेंट लेना होता है, डायगोनल इंटरचेंज, डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करो, नॉन डायगोनल एलिमेंट को एज इट इज रख के सिर्फ साइन चेंज करो। क्या सर हम ये बोर्ड एग्जाम में ये वाली शॉर्टकट डायरेक्ट लगा सकते हैं, उसका जवाब है नहीं। तो क्या करें सर, तो आपको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फिर एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का फिर ए से डिवाइड करो, वगैरह वगैरह चीजें करनी पड़ेगी। यहां जगह कम है और ये आपको आता है समझ के, मैं डायरेक्टली बता दिया मैंने, बट ये बोर्ड एग्जाम में मत कर, नहीं करना। तो 1 डिटरमिनेंट कितना है, 5 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आता है -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 - 4 3 - 8 -5, यहां पे 2 और यहां पे 5, इस तरीके से। लेकिन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही करो,
ये मत करो, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा आपका, लेंथी जाएगा, वैसे भी सवाल सिर्फ 3 मार्क्स का है। अगर आप इस तरीके से करते हो, इस तरीके से करते हो, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। तो आप देखना आपको किस कौन सी मेथड से करना। ओके, सो बच्चों देखो अभी ये सवाल कैसे पूछा है, प्लेन के ऊपर का सवाल है, 3 मार्क्स का सवाल है। तो फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, प्लेन के ऊपर का पॉइंट दे रखा है और प्लेन इन दो वेक्टर्स को पैरेलल है। दिमाग लगाओ, वेक्टर इक्वेशन बनाना। ये देखो ऐसा सीन है, तो यहां पे कहीं पे आपका पॉइंट ए बैठा है प्लेन के ऊपर, है ना, और इस प्लेन को ऐसे दो वेक्टर पैरेलल है। चलो इसको बी बार और सी बार मान लेते, इसको बोलते बी बार, इसको बोलते सी बार। तो देखो जब भी आप किसी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन प्लेन का इक्वेशन निकालना होता है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, दो चीजों का पता होना इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज प्लेन के ऊपर का पॉइंट पता है, एंड दूसरी चीज प्लेन का नॉर्मल। तो भाई ऐसा है ना, ये ऐसा है, आप ऐसे समझो कि आपके लिए ये मैं आपको दिखाता हूं कि चीजें ऐसी हो रही ना, ये आपका प्लेन है, हाँ बोर्ड पे दिख रहा है कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये आपका प्लेन है, और इस प्लेन को ये दो पैरेलल वेक्टर है, ये बी बार और सी बार ऐसे दो पैरेलल वेक्टर है। आपको किसकी जरूरत है, प्लेन के नॉर्मल की। तो इन दो वेक्टर्स का जो, जिसको मैंने पेन माना है, इन दो वेक्टर्स का जो नॉर्मल क्रॉस होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वो इस प्लेन को यानी इस पैड को, इस प्लेन को क्या होगा, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। तो ऐसे आपको नॉर्मल मिल सकता है। तो फिर यहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बी क्रॉस सी की। तो बी क्रॉस सी पहले निकाल लेते, आई कैप जे कैप के कैप, 4 -1 3 1 1 1। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -1 -3 -1 -3 -4, है ना। जे कैप की टर्म 4 -3 +1 और इसका एक माइनस होता है, तो माइनस जे कैप, के कैप की टर्म 4 + 1 5 के कैप। देखो एक बार और डिटरमिनेंट एक बार देख लेंगे, -1 -3 -4 करेक्ट है, 4 -3 1, इसका -1 करेक्ट है, और 4 और 1 5 ये भी करेक्ट है। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे बना होता है सर, तो वेक्टर इक्वेशन जो होता है प्लेन का, ये ऐसे होता है, r बार डॉट n बार इक्वल टू a बार डॉट n बार। बाय द वे n बार क्या होगा, यही तो n बार होगा, यही तो वेक्टर n बार होगा आपका, जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा बस। तो r बार डॉट n बार आपका यही होगा, -4 i कैप -j कैप +5 k कैप इक्वल टू a बार डॉट n बार। ए बार यानी क्या होता है, प्लेन के ऊपर का पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, प्लेन के ऊपर का पॉइंट ये है, इसका पोजीशन वेक्टर -2 i कैप +7 j कैप +5 k कैप, इसका डॉट -4 i कैप -j कैप +5 k कैप। ठीक है, आई होप ये विजिबल है। तो r बार डॉट -4 i कैप -j कैप +5 k कैप इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट लेंगे 8 बनेगा, 8 -7 +25। तो r बार डॉट -4 i कैप -j कैप +5 k कैप, और ये कितना बन गया आपका 26। तो ये आपका आंसर इस तरीके से होना चाहिए, बराबर, इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं स्कीम ऑफ मार्किंग की बात करूं, तो बेटा इसके लिए आपको 1 मार्क मिलना चाहिए। यहां पे आपका 1 मार्क फिक्स है, यहां पे आपका 1 मार्क हुआ। फिर यहां आप ये जो फॉर्मूला यूज करके दिखाया, यहां 1 मार्क और यहां 1 मार्क, ऐसे 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए इस सवाल। ओके, तो अभी देखो ये 3 मार्क्स का सवाल है आपका, 26 डिफरेंशिएशन से आता है। आपको y दे रखा है, आपको से कुछ सवाल आपको आपने काफी बार इस टाइप के सवाल किए होंगे। यहाँ tan x की जगह कोई भी फंक्शन होता है, इसका एक बढ़िया सा शॉर्टकट भी है सीईटी टाइप से, चलो बता ही देता हूं। तो शॉर्टकट क्या होता है, अगर आपका y
यहां पे कोई भी फंक्शन होने दो, कोई भी फंक्शन होने दो, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। डायरेक्ट शॉर्टकट होता है एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, तो सीईटी में, ठीक है। तो यहां पे आपको वही चीज प्रूव करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और बाद में डीवाई बाई डी एक्स को एट एक्स इक्वल टू 0 एंड में स्कीम ऑफ मार्किंग भी बताऊंगा। सबसे पहले हम स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग किया, tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस, ये चलता रहा। अब यहां पे हो क्या रहा पता है, आपने स्क्वेयर किया, भाई ये स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट कहां तक था, इंफिनिटी बार था। आपने इंफिनिटी में से एक स्क्वेयर रूट कम किया, तो ये जो बचा वापस से y ही बचा। आप बोलोगे सर यहां इन्फिनिट स्क्वायर रूट थे, यहां पे एक स्क्वायर रूट कम किया। भाई इंफिनिटी को एक कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंफिनिटी में से कोई भी फाइनाइट नंबर आप घटाओगे ना, माइनस करोगे, इंफिनिटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंफिनिटी में कुछ चीज ऐड करोगे तो इन्फिनिट ही होगा, और इंफिनिटी में से कोई फाइनाइट चीज सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। अब बस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं चलता, क्योंकि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर इनडिटरमिनेट होता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो यहां इसे वापस से आप y बोल सकते हो। तो ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई बराबर। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब आप इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 2y dy बाई डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये आपका dy बाई डी एक्स। इसे लेफ्ट में लेके कॉमन निकालो, तो 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। और फिर आप आराम से लिख सकते हो, यहीं पे लिख देता हूं कि dy बाई डी एक्स, ये देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, इस तरीके से। अब आगे आपको क्या निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये सेक 0 आपका 1 होता है, 2 इंटू सर y का क्या करे, x की वैल्यू तो 0 है। अब यहां दिमाग लगाओ, अगर मैं x की वैल्यू यहां एक्सप्रेशन में 0 लेता हूं तो tan 0 0 होता है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 100 कितनी बार भी करने दो ना, 0 ही होगा। तो जब x 0 होगा तो y क्या होगा, y भी 0 होगा, तो y की वैल्यू भी 0 लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा -1। स्कीम ऑफ मार्किंग में बोलता हूं, यहां आपको 1 मार्क मिलना चाहिए, यहां आपका 1 मार्क फिक्स होगा। यहां 1 मार्क मिला, और यहां आपने ये चीज अच्छे से दिखाई, यहां आपका 1 मार्क, और इस आंसर को 1 मार्क। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन का चाहिए स्कीम ऑफ मार्किंग में। ओके बच्चों,